हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम लोग वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे मतलब संपूर्ण संभावनाएं हैं कि या तो आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट देखने को तो मिलना ही है। तो इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, हेडिंग्स पे फोकस रखिएगा और जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर आप अपना कुछ मन में एग्जाम्पल वगैरह जो भी हो उससे कनेक्ट करके उस चीज़ को समझिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर 1 आपका 90% से भी ऊपर आपका फंसा हुआ था मॉडल पेपर से। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें मॉडल पेपर सॉल्व करके भी भेजा है और मॉडल पेपर उन्होंने लगाया है। तो अगर आपने भी अब तक मॉडल पेपर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ले सकते हैं, कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। उसके लिए आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल करके क्या करना है, ई नोट्स के सेक्शन में जा करके मॉडल पेपर ले करके उनको सॉल्व आउट करना है। मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पेपर आप अच्छे से एकदम सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं अगर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे सिर्फ एक ही बात चाहेंगे और वो चाहत हमारी ये है, क्या भैया, जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि शेयर करना होगा। मैम ना बार बार आप यही कहेंगे, हमने कहा तो फिर कर दो, मुझे कहना ही क्यों पड़ेगा। सेशन को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि अब देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से शॉर्ट भी बन सकता है, लघु उत्तरीय भी बन सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। कह रहे हैं निर्देशन सेवाओं में कौन कौन से कर्मचारी भाग लेते हैं, प्रधानाचार्य एवं अध्यापक के निर्देशन संबंधी भूमिका का विवेचना करो। अब जो भी आपके कर्मचारी भाग लेते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो निर्देशन सेवा में भाग लेने वाले कर्मचारी होते हैं उनको हम लोग 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं आपके विशेषज्ञ कर्मचारी और एक होते हैं आपके सामान्य कर्मचारी। मैम विशेषज्ञ के अंतर्गत कौन आएगा और सामान्य के अंतर्गत कौन आएगा? हमने कहा देखो, हमने कहा विशेषज्ञ कर्मचारी जो होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं। प्रशिक्षित का मतलब, हमने कहा प्रशिक्षित का मतलब वो ट्रेंड होते हैं अपनी फील्ड में। जैसे कोई टीचर है, मान लो मैथ्स का, तो वो मैथ्स में ट्रेंड है, कोई फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स में ट्रेंड है ना। तो ट्रेंड होते हैं, ये प्रशिक्षित होते हैं। अब जैसे आप लोग है ना, कहते हैं ना कि डीएलएड प्रशिक्षु हैं, बीएड प्रशिक्षु हैं, तो आप लोग ऑलरेडी ट्रेंड है भाई। आपको यहाँ पर इसी चीज़ को तो पढ़ाया जा रहा है ना कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ाएंगे, उस चीज़ को आप कैसे पढ़ाओगे, इसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर बीएड में दी जा रही है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। विशेषज्ञ जो कर्मचारी होते हैं उसके अंतर्गत आपके प्रधानाचार्य, अध्यापक, करियर मास्टर, निर्देशक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल हेल्पर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ साथ शारीरिक जो शिक्षक होते हैं, ये आपके विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं निर्देशन सेवाओं में। अब इसी के आपके दूसरे प्रकार होता है सामान्य कर्मचारी। जो सामान्य कर्मचारी होते हैं वो अप्रशिक्षित होते हैं, यानी कि उनको कोई बहुत बड़ी मास्टर्स डिग्री नहीं प्राप्त है, वो सिर्फ क्या है, निर्देशन की सेवा में तो भाग ले रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है। जैसे आपके अभिभावक यानी कि माता पिता आपके, आपका वार्डन और आपका पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है, लाइब्रेरियन। याद रखिएगा, ये कैसे सामान्य कर्मचारी होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि प्रधानाचार्य एवं अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका बताओ। तो हम ये तो आपको बता ही देंगे, अभी समझा देंगे, लेकिन इसके अलावा आपको देखो स्वास्थ्य विशेषज्ञ, परामर्शदाता और उसके अलावा हम आपको बता रहे थे वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष और आपका, इतने आपको ये प्रिपेयर कर लेने हैं, है ना। इससे आपका प्रश्न बन सकता है। फिर देखो, प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी भूमिका की अगर मैं बात करूं तो प्रधानाचार्य निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है। किसी भी शिक्षण संस्था की समस्त कार्य प्रणाली प्रधान की योग्यताएं, सूझबूझ और प्रशासकीय क्षमता पर निर्भर करती हैं। अतः निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था की जो बागडोर भी उसे ही संभालनी चाहिए। किसको भैया? प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, क्योंकि उसके पास अन्य उत्तरदायित्व भी होते हैं। वो इस कार्य का दायित्व परामर्शदाता को भी सौंप सकता है, परंतु फिर भी कुछ कार्यों का दायित्व उसी पर होता है और उनसे वो विमुख नहीं हो सकता है, यानी कि उसी प्रिंसिपल को निर्देशन संबंधी जो भूमिका होती है उसमें उन कार्यों को करना ही पड़ता है। कौन कौन से कार्य हैं, तो आइए समझते हैं कि क्या होती है एक प्रधानाचार्य की भूमिका निर्देशन के रूप में। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, निर्देशन सेवाएं विद्यालय कार्यक्रम का अंग बनकर कार्य कर रही हैं या नहीं, ये प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। इस चीज को मतलब अवलोकन करता है वो। निर्देशन कर्मचारियों में उनकी योग्यता अनुसार कार्यों का वितरण करना, भौतिक व आर्थिक संसाधन को जुटाना, निर्देशन समिति का निर्माण करना, सेवाकालीन निर्देशन प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षकों हेतु करना, उसके अलावा
अभिभावकों, समुदाय तथा अन्य निर्देशन अभिकरणों से संबंध स्थापित कर आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं इनकी समस्या का समाधान का प्रयास करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, साथ में शिक्षकों व अभिभावकों को इस कार्यक्रम की महत्ता से परिचित व अभिमुखन करना, संगोष्ठी आयोजन, वार्ता आदि के द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन करते रहना, आवश्यकता अनुसार जो भी उसमें अगर लगे कि चेंजमेंट्स होने चाहिए तो वो एज अ प्रिंसिपल उसमें क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। अध्यापक के निर्देशन संबंधी क्या भूमिका होती है, आइए समझते हैं। स्कूल में छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति अध्यापक ही होता है। देखो आपने प्रिंसिपल की समझ ली भूमिका, है ना, निर्देशन संबंधी। अब एक टीचर की क्या मतलब आप भी कल को टीचर बनने जा रहे हैं तो एज अ टीचर आप बच्चों के समक्ष कैसे एक गाइडर का रोल भी प्ले करेंगे एज अ टीचर, वो आप समझिएगा। अब यहाँ पर देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये सोचो हाय हमारा पेपर है अब हम पढ़ लेंगे, हाय अब हमको इस तरीके से चीज़ें सीखनी, जबकि आपको क्या सोचना है कि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए। आप सिर्फ बहुत कहते हैं ना बहुत सॉफ्टली चीज़ों को पढ़ो बजाय कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, है ना। देखो पहला पॉइंट क्या है कि स्कूल में छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति होता है वो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड टीचर ही करता है। अध्यापक विद्यार्थियों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं व उनकी समस्याओं का निदान अध्यापन के समय भी कर सकते हैं। मतलब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तब भी आप उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों की भूमिका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। निर्देशन कार्यक्रम में उनके उत्तरदायित्व किस प्रकार से होते हैं ये समझिएगा। पहली बात तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु अनुकूलन परिस्थितियों की व्यवस्था करना, उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके उनकी शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्तिगत समस्याओं को ज्ञात करके समाधान का प्रयास करना। उसके अलावा शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना प्रदान करना, है ना, समय समय पर उनको जो भी आने वाले नए नए कोर्सेज हैं वो उन सब के बारे में बताना, है ना। नई शिक्षा नीति के अनुसार देखो कितने चेंजमेंट्स हुए उसके विषय में पढ़ाना। अब देखो आपको पता था पहले बीएड में ईयरली प्रणाली थी, है ना, अब सेमेस्टर प्रणाली है, तो इन चीज़ों में कितना डिफरेंस आया, है ना। तो ये एज अ गाइडर ही तो मैं आपके समक्ष लेकर के आई कि ये सिलेबस में नहीं है, ये है, ये पढ़ना है। अगर ना कोई बताता तो फिर तो चीज़ें थोड़ी सी वंडरफुल रहती, कोई बच्चे जान पाते कोई नहीं जान पाते, पढ़ रहे हैं अपना आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का उपयोग सिखाना, मतलब एक लाइब्रेरी का यूज़ कैसे करना है, कैसे अच्छी अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी है, पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें विद्यार्थियों को पुस्तकालय का उपयोग सिखाना। साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जिनको आप कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको एनईपी 2020 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, यहीं से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। भाई देखो हर एक जो बच्चा होता है ना उसकी डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्ले करने में है, किसी का है कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करे, कोई स्पीच में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई कविता अच्छी लिख लेता है, कोई कुमार विश्वास की तरह बढ़िया सा काव्य में अपना आगे जाना चाहता है। ठीक, तो इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं इनसे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। केवल बौद्धिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, शारीरिक व सामाजिक व नैतिक सभी क्षेत्रों में संतुलन अनिवार्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना तथा विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अभिलेख तैयारी की अगर मैं बात करूं तो विद्यालय की समस्त प्रकार की जानकारी से संबंधित अभिलेख तैयार करना, सामान्यतः संकलित आलेख पत्र में विद्यार्थियों के समस्त पक्षों यथा शारीरिक, शैक्षिक, बौद्धिक, अभिवृत्ति संबंधी रुचियां आदि का लेखा जोखा रहता है। इन्हें समय अनुसार पूर्ण करना चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, यानी कि विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा तथा व्यवहार का मूल्यांकन विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शित क्रियाओं द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चों के संग उनको निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, यानी कि एज अ टीचर आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। सबके समक्ष जो आपका व्यवहार होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, समानता का होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को रखना चाहिए। समूह निर्देशन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। विशेषज्ञों की वार्ता, भ्रमण, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का परिदर्शन, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए, निर्देशन एवं परामर्श में अभिभावक एवं वार्डन की भूमिका स्पष्ट करिए। यहाँ से आपको अभिभावक की भी समझ में आ जाएगा और वार्डन की भी समझ में आ जाएगा। तो देखो भैया, निर्देशन का जो गाइडेंस का मेन जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है व्यक्ति का बहुमुखी सम्मजन अथवा उसके सर्वांगीण विकास के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होते हैं। उपरोक्त दोनों पक्षों पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पारिवारिक पक्ष महत्वपूर्ण है। कौन सा पक्ष भैया ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो पारिवारिक।
बालकों के व्यक्तित्व पर घर की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। उसके जीवन उपागम, मानसिक विश्वास, मूल्यों आदि निर्धारण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा होता है, देखिए जब आप भी टीचर का रोल प्ले कर रहे होंगे कि स्कूल में, तो क्या होता है, बच्चा घर से, भाई परिवार से आता है, ठीक है, मान लो उसके घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो बच्चा आकर के ही आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, है ना, बहुत बहुत अच्छे तरीके से। और अगर मान लो बच्चे के घर के माहौल में मतलब अच्छाइयाँ नहीं हैं, लड़ाई झगड़े आदि चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ वो रह रहा होता है, अगर वहाँ के आसपास ऐसा माहौल है कि गालियाँ वालियाँ भी बच्चा सीख जाता है ना, तो कभी कभी टीचर से ही कहो कह दे कुत्ता, क्या कह दे बदतमीज़ हो क्या, पागल, कि वो बच्चा सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? परिवार से सीख जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पारिवारिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी बच्चे के निर्देशन में, किसी बच्चे के निर्देशन के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास में। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब घर पे छोटा होता है तो पेरेंट्स को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, है ना, बच्चों के सामने लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। पता चले आप आराम से हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, बच्चा देख रहा है, तो उसके अंदर हिंसात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इन एन इनडायरेक्टली वे में उसका अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए एक अच्छा वातावरण अपने जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके समक्ष उनको प्रदान करिए, ताकि उनका आने वाला जीवन क्या हो, सुखमय हो सके। अभिभावक उपबोधक द्वारा निर्मित प्रपत्रों या वार्ता में वांछनीय सूचनाएं सही दें। बालक की भावी योजनाओं पर भी अभिभावकों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वे अपनी इच्छा अनुसार बालक के व्यवसाय में जानने के लिए कहते हैं, परंतु वे बालक की रुचियों तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति बालक द्वारा करते हुए देखना चाहते हैं, परंतु अभिभावकों को अपने बालकों से संबंधित जानकारी विद्यालय से प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा होता है कि मतलब कल को आप पेरेंट्स भी बनेंगे, नो डाउट, है ना। एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चे के लिए फोर्सफुली नहीं कहना चाहिए। पता चले बच्चे का जन्म हुआ, अरे वाह मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, तुरंत कह दिया। बच्चे का इधर जन्म हुआ नहीं, अरे वाह इंजीनियर साहब आ गए, तो इसका क्या मतलब है भाई? अभी तो बच्चे ने पढ़ना भी नहीं शुरू किया है, वो कल को कलाकार बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, टिकटॉकर बनना चाह रहा है, इंस्टाग्रामर में रील्स बनाना चाह रहा है। तो या हम कह सकते हैं कि बच्चा कुछ वैज्ञानिक बनना चाह रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती कहे जा रहे हो कि नहीं बेटा इस चीज़ में स्कोप नहीं है, आप बीबीए कर लो। ये सब फोर्सफुली चीज़ें बच्चों के साथ आजकल नहीं करनी चाहिए। एज अ पेरेंट्स जब भी आप मीटिंग में जाइए तो आप टीचर से पूछिए कि मेरा जो बच्चा है, जो बालक है ना, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब वो क्लास में रहता है ना। तो विद्यालय से ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और उसके इंटरेस्ट के आधार पर आप उसकी आगे की स्टडीज़ करवाइए। बच्चा अगर कह रहा है कि नहीं मुझे तो क्या कहते हैं एयरफोर्स में जाना है, तो आप उसको उस बेसिस पे तैयारी करवाइए, ना कि आप उससे कह दो कि तुम बीएड करो या डीएलएड करो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप के प्रेशर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल पढ़े, 6-6 साल पढ़े, कुछ हुआ रहा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती तैयारी करे जा रहे हैं, है ना। तो जो लिटरली मतलब आजकल तो पेरेंट्स समझदार हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे आज भी घर हैं जहाँ पर बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। लेकिन आप चूंकि भावी शिक्षक भी हैं, उस तरीके से पेरेंट्स भी बनेंगे जाके आगे चल के, तो मेरा आपसे भी यही कहना है कि कभी भी अगर आप ऐसे देखो कि किसी बच्चे के साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो आपको उनके पेरेंट्स को समझाना है, निर्देशित करना है कि कृपया आप अपने बच्चों पर ये फोर्स ना दें कि आप ये कर लो, है ना। बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपने अनुसार चीज़ों को, बस आपको क्या करना है, गाइडेंस देना है। बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा। अब मान लो बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, अगर आप उसका कोई बढ़िया एकेडमी में एडमिशन करा दो, तो क्या पता कि वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा कर जाए, सचिन तेंदुलकर आगे निकल जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अभिभावक होते हैं उनको निर्देशन के साथ साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यावसायिक योजनाएं समस्त सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में बनानी चाहिए। इसमें अभिभावक का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि संभव है कि ये उनकी योजना से भिन्न हो। अब वार्डन की क्या भूमिका होती है निर्देशन और परामर्श में? तो देखो, वर्तमान में अनेक विद्यार्थी कहाँ रहते हैं भैया? हॉस्टल्स में रहते हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याएं दिवा विद्यार्थियों से भिन्न हो सकती हैं। छात्रावास में अधीक्षक पद पर नियुक्त सामान्यतः शिक्षित व्यक्ति ही होते हैं, और कहीं कहीं विद्यालय के ही किसी शिक्षक को ये उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। निर्देशन की दृष्टि से वार्डन की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि वो छात्रावास को केवल ठहरने का स्थान या समय गुजारने हेतु न समझे, परंतु छात्रावास को भी शिक्षा व विद्वता को प्रोन्नत करने, उत्तम नेता तथा नागरिक बनाने का स्थान स्वीकृत करे। वार्डन विद्यार्थियों के साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव करे, साथ में उनमें आत्मविश्वास जागृत कर अपनी अस्मिता की पहचान बनाने में सहायता करें। छात्रावास कोई भी द्वीप की भांति नहीं है, वरन यह विद्यालयी पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या है, एक अभिन्न अंग है। वार्डन के कार्य क्या होते हैं, तो ये समझो।
एक वार्डन का कार्य होता है कि विद्यार्थियों को छात्रावास के नियम तथा परंपराओं से अवगत कराना और समूह में रहने तथा समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से करने में सहायता प्रदान करना, भावात्मक रूप से अस्थिर बालकों की सहायता करना ताकि वह सामान्य विद्यार्थियों की तरह बन सके, विद्यालय से विद्यार्थियों के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करना, उनके स्वास्थ्य, उपलब्धि, व्यवहार एवं समस्याएं आदि संबंधी, ताकि उनके आधार पर विद्यार्थियों की देखरेख की व्यवस्था कर सकें। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने हेतु उन्हें छात्रावास में विभिन्न समितियों का निर्माण कार्य कर सौंपना। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उन विद्यार्थियों को जो विशेष सहयोग या रोग से ग्रसित हों विशेषज्ञों के पास रेफर करना। छात्रावास संबंधी विद्यार्थियों द्वारा अनुभूत समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके समाधान करने का प्रयास। ये किसके कार्य हैं? ये आपके वार्डन के कार्य हैं, है ना। बच्चों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रखना ताकि वो कैसा फील कर सकें, घर जैसा महसूस करें, ऐसा ना लगे कि हम कहीं जंगल में रह रहे हैं, है ना। विद्यार्थियों के आत्म अनुशासन, पहल करने की क्षमता, दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की छात्र प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दें। छात्रावास में अनेक कार्यक्रम का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद में छात्रावास रात्रि मनाना, विशिष्ट दिवस मनाना, साथ में कमजोर, शर्मीले और अंतर्मुखी विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने की भी सहायता देना चाहिए। किसको भैया? एक वार्डन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विशिष्ट बालक से क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे शॉर्ट में बने और चाहे लॉन्ग में बन जाए। पता नहीं क्यों मेरी इनर फीलिंग्स ऐसा कह रही हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लो कि विशिष्ट बालक से क्या अभिप्राय है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पिछड़े बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श का एक कार्यक्रम तैयार करिए। तो आइए देखते हैं विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है। क्या जो बच्चा कमजोर होता है सिर्फ उसी को विशिष्ट कहते हैं, या जो प्रतिभाशाली होता है उसको भी हम विशिष्ट की श्रेणी में रखते हैं? आइए समझते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने या जो आपके निर्देशन करता थे उन्होंने इसके विषय में क्या कहा है। सबसे पहले निर्देशन एवं परामर्श के दर्शन के अनुसार बालकों को बिना किसी पक्षपात के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास अर्थ यथेष्ट एवं सुगमता पूर्वक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक की दक्षताएं, क्षमताएं, मानसिक व शारीरिक स्तर आदि पृथक पृथक होती हैं। कोई तीव्र बुद्धि का होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, भाई कोई लंबा होता है तो कोई बौना होता है, कोई अंतर्मुखी होता है तो कोई बहिर्मुखी होता है। यही सब बच्चों की क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। भाई आपके घर में आप 3 भाई बहन हो गए, किसी एक भाई बहन बहुत चंचल होगा किसी एक का, और कोई एक होगा जिसको बड़ा शांत स्वभाव पसंद होगा, बार बार आपसे कहता है चुप रहा करो, तुम्हारा मुंह भी नहीं दर्द होता इतना बोलते हो। कोई होगा जिसको रील्स बनाना बहुत पसंद होगा, कोई होगा जिसको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, उसको लगता होगा ये सब कितनी बेकार चीजें हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तो ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही होता है, और इसी के कारण जो बालक होते हैं उनकी वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जो सामान्य तथा औसत से परे होते हैं, पृथक होते हैं और विभिन्न होते हैं। अगर मैं जेटी हंट के अनुसार बात करूं तो इन्होंने कहा कि विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकासार्थ शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जो आपके सचवार्ड्स थे इन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति का विशिष्ट कहकर वर्णन करते हैं तो हम उसको औसत या सामान्य व्यक्तियों जिनके हम एक या अधिक गुणों से परिचित होते हैं उनसे पृथक रखते हैं। विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं होती है तो ये भी समझ लीजिए आप। विशिष्ट बालक बहुधा शारीरिक रूप से खराब, जैसे कि पोलियोग्रस्त, पतले, अत्यधिक लंबे सिर वाले या मोटे सिर वाले होते हैं। शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ और नाजुक होते हैं। मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। शारीरिक विकास का भी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। साथियों एवं मित्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, उनको कठिनाई होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 0 से 10 से लेकर के 140 या इससे भी अधिक के बीच हो सकती है। अगर 140 से अधिक हो जाती है तो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ जाएंगे, और प्रतिभाशाली भी तो भैया विशिष्ट के ही अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य से तो अल्टीमेट हुआ ना। समझ रहे हैं बात को? ये बालक कक्षा में बताई बातों का या तो अति तीव्र या फिर बार बार समझने पर भी नहीं समझ पाते। जैसे मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया तो या तो वो आपके समझाने से एकदम तुरंत समझ जाएगा, तो आपसे पहले समझ जाएगा, और या तो भैया आप बार बार समझाओगे तब भी वो नहीं समझ पाएगा। ऐसे बालकों का घर, विद्यालय या समाज में अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है, और ऐसे बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं, अगर मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो। पिछले बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श की जो भूमिका होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से वे बालक पिछड़े हुए कहलाते हैं, जो अपनी ही आयु के अन्य साथियों के साथ सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति या गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितनी गति के साथ उनको उसी आयु के अन्य साथी आगे बढ़ते रहते हैं। ये स्थिति मानसिक मंदता के कारण हो सकती है अथवा किसी अन्य कारण से भी इस स्थिति का पिछड़ापन हो सकता है। इसी के लेकर के जो आपके सिरिल बर्ट थे इन्होंने कहा कि वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम है। उसके अलावा निष्पत्ति लब्धि कैसी निकाली जाती है तो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। मान लो शैक्षिक आयु 12 है, वास्तविक आयु उसकी 15 साल का है, गुणित 100 करोगे तो 80। इसका मतलब वो पिछड़ा बालक होगा इन लोगों के अनुसार। ठीक है। उसके अलावा जो
बालक के पिछड़ेपन का पता लगा करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट कक्षाओं का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। एक कक्षा में एक ही प्रकार के बालक होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सुनने की वाली अक्षमता है तो सुनने वाली अक्षमता वाले बालक एक कक्षा में बिठा दिए गए। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इन कक्षाओं का अनुभवी एवं योग्य शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। भाई मान लीजिए जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड है, तो उनको जो उस चीज़ में स्किलफुल टीचर होगा ना वही पढ़ाएगा। उन कक्षाओं में शिक्षण गति धीमी हो तथा पर्याप्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। पृथक पृथक विषयों के लिए पृथक पृथक कक्षाएं होनी चाहिए। कालांशों की अवधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीरियड पता चले 45-45 मिनट का हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। विशिष्ट विद्यालय भी होते हैं भाई। विशिष्ट बालकों के लिए उनके लिए एक जो पाठ्यक्रम डिसाइड होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इन कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ा सा अच्छा होता है ना। विशिष्ट शिक्षण प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक करके सीखे, इस पर आधारित चीजें होती हैं। शिक्षण विधि मंद गति वाली होनी चाहिए। पुनरावृत्ति पर अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल देना चाहिए। मूर्त के स्थान पर अमूर्त ज्ञान पर बल देना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल देना चाहिए। जो विशिष्ट अध्यापक होते हैं वो शिक्षक जो होते हैं वो पूर्ण प्रशिक्षित और योग्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो डीफ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, है ना। शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक कार्य सफलता के साथ संपन्न कर सके, जो बालक के साथ स्नेहपूर्ण तथा पक्षपातहीन व्यवहार कर सके, जो बालक की कमजोरियों तथा कठिनाइयों को ठीक प्रकार से समझकर उनके समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए, और उन्हें बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का विवेचन न कीजिए। ये भी हम बार बार कह रहे हैं, पता नहीं क्यों प्रिंसिपल से ही हो सकता है भाई क्वेश्चन बन जाए। टीचर या प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए समझते हैं प्रिंसिपल के विषय में। इनके देखो बार बार नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन 2 बार समझा ही चुके हैं ऑलरेडी। वैयक्तिक निर्देशन और परामर्श देना इनका कार्य होता है। किसी भी प्रकार का परामर्श एवं निर्देशन व्यक्ति विशेष को ही दिया जाता है। तो शिक्षक, छात्र और कर्मचारी निर्देशन एवं परामर्श एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं। प्राचार्य विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कार्यों पर शिक्षक के आवश्यक निर्देश एवं परामर्श कर सकता है, और वह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित परामर्श देने एवं निर्देशन का कार्य करता है। कौन भैया? एक आपका प्रधानाचार्य। 5 सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा कि जो है 15 अगस्त को डिबेट कंपटीशन भी होगा, भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ लेखन प्रतियोगिता भी होगी। तो इस तरीके से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है इनका आयोजन भी करवाता है। संवेगात्मक क्रियाओं में साथ में व्यवहार संबंधी निर्देशन एवं परामर्श देता है, और कक्षा कक्ष व्यवहार संबंधी निर्देशन परामर्श के साथ साथ कक्षा कक्ष का निरीक्षण भी करता है कि टीचर सही से पढ़ा रहा है कि नहीं, सही शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ा रहा है कि नहीं, क्लास में TLM यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का निरीक्षण जो होता है वो भी प्रिंसिपल करता है। साथ में अभिलेख की तैयारी, भौतिक और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना। पता चले क्लास की सीटें टूट गई, पीने का पानी गंदा आ रहा है, ठीक, रजिस्टर की उपलब्धता नहीं है, कार्यालय में सामग्री खत्म हो रही है, तो इन चीज़ों का जो संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य होता है, खर्च मैनेज करने का जो कार्य होता है वो भी प्रिंसिपल का होता है। बच्चों को शैक्षिक निर्देशन और परामर्श टाइम टू टाइम पे देना, है ना, बच्चों से बातें करना, उनको किस चीज़ का विद्यालय में कमी महसूस हो रही है, ये सब चीज़ों का पता कौन करता है भैया? प्रिंसिपल करता है, और उनका निदान भी करता है। कर्मचारियों की योग्यता अनुसार उनके कार्यों का वितरण करना। ऐसा नहीं है कि सारे कार्य आप मैथ्स वाले टीचर को ही दे दो, हिंदी वाले टीचर को ही दे दो, पता चले ये दोनों टीचर इतना मुंह फुला लिए कि ना इंग्लिश वाले टीचर से बात कर रहे हैं ना साइंस वाले से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन लोगों को ज़्यादा आप कार्य दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सबकी सैलरी बराबर है तो आप सबको कार्य भी बराबर बराबर वितरित करिए। विद्यालय संगोष्ठियों का आयोजन करना, साथ में समस्या का निदान भी करना, ये क्या होता है? एक प्रिंसिपल का कार्य होता है। उसके बाद में विशिष्ट बालकों को निर्देशन व परामर्श देते समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, इनका वर्णन करिए। ये कुछ खास ऐसा आंसर नहीं है कि आप ना लिख पाओ, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान मतलब एक तरीके से सावधानियां बरत सकते हैं। देख लो, अगर छोटा सा मैं समझाना चाहूँ तो आपको इस प्रकार से कह सकती हूँ कि शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान करने हेतु उन्हें उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। क्योंकि समावेशी छात्र विभिन्न आवश्यकताओं से ग्रसित रहते हैं, इसलिए वे अपनी शिक्षा संबंधी निर्णय या विचार करने में असमर्थ होते हैं, जिसके लिए उन्हें उचित परामर्शदाता द्वारा समुचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतः इन विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श देकर उनके विकास में सहायता दी जा सकती है। इनको विभिन्न शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जिसके निवारण के लिए समायोजन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे शारीरिक रूप से अपंग बालकों में हीनता की भावना आ जाती है ना, और वे अपने आप को औसत बालक से क्या करते हैं? निम्न कोटि का समझने लगते हैं। साथ ही सामान्य बालकों के साथ में समायोजन नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट बालकों में सापेक्षता, तीव्रता पाई जाती है, तो प्रायः मदद करने या क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही साथ वो संकोची और एकाकी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, मतलब उनको
बहुत अपने आप में नीचता महसूस होने लगती है। छात्रों को पता है, अब ऐसे में एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को क्या भूमिका निभानी चाहिए विशिष्ट बालकों के लिए? उनको दिखाना चाहिए कि आपके ये अक्षमता होने के कारण भी आपके अंदर ये स्किल है ना, आप अपनी इस क्षमता को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हो। छात्रों की जो भी समस्याएं हैं, अगर उसका निदान किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। उनमें आपसी सहयोग की भावना बच्चों के अंदर जो सामान्य और विशिष्ट होते हैं, उन दोनों के बीच में इस तरीके से चीज़ें आपको बनानी है, रिलेशन करवाना है कि वो आपस में सब एक समान समझे। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हो, ये आपके इस तरीके से विशिष्ट बालकों के लिए कुछ कार्य जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इस प्रकार से बरतनी चाहिए, है ना। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से करवा देंगे। बाकी जो हमने आज आपको ये करवाया है, इनका रिवीजन एक बार आप अपने एंड से भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका क्लास में। और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमने मॉडल पेपर की क्लासेस दी हैं वो देख लीजिएगा। और आपको हम सारी क्लासेस देखो, शिक्षा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जो नीचे की क्लासेस हैं, जब आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो जो नीचे की क्लासेस हैं वो ज़रूर देख करके जाइएगा। इसके अलावा आप अपने एंड से भी चीज़ों को पढ़ते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन स्किप करके नहीं आएंगे। चाहे जैसे टाइम मैनेज करिए, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है भाई। सिर्फ आप ही तो एक ऐसे बच्चे नहीं है ना जिसके रूम में टीचर गलत को बहुत टाइम ले रहा है। सबके साथ यही है। मैंने सारे बच्चों की बातें सुनी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन चीज़ों का सामना करते हुए भी अच्छा प्रदर्शन दिया है ना। तो आपको भी उन्हीं चीज़ों को अपनाना है। चीज़ों को क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे तो सीधी सी बात है कि नंबर मिलेंगे ज़रूर। अगर आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी को कोसते रहेंगे या किसी यूट्यूबर को कोसेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह, अब जैसे ऐसे मान लो कि भुखमरी आ जाए, अब आपके पास 2 रोटी हो, तो आप यही कोशिश करोगे ना कि मैक्सिमम टाइम तक आप कितना जीवित रह सकते हो। तो बस वही बात है। अगर आपके समझो ये एक जीवन का टास्क दिया गया 2 घंटे का, हमको 2 घंटे में बहुत कुछ अल्टीमेट करके दिखाना है, तो बस आप अपना साम दाम दंड भेद लगा करके सारे अपने प्रयास लगा दीजिए। बाकी फिर रिजल्ट तो जो आएगा सो आएगा, देखा जाएगा। लेकिन आप तो कम से कम, आपको तो ये मलाल न रह जाए कि हाय हम घड़ी नहीं पहन के गए, हाय हम ये सोचने लगे, हाय हम काश इतना पढ़ के गए होते तो अच्छा हो जाता। तो ये आपके अंदर मलाल ना रह जाए। बस हम यही आपसे कहना चाहेंगे, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय आप अपने सारे एफर्ट्स लगाइए। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारा, वैसे भी सारी ऑल द बेस्ट, बहुत सारी विशेष हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।